वो वक्त था जब कश्मीर में लोग सरकार शब्द से नफरत करने लग गए थे और मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकवादियों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी रूबिया सैयद को अगवा करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई थी। ऐसे माहौल में बहुत से नौजवान भटक गए थे और कुछ तो इंसानियत भी खो बैठे थे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं कार्तिक शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ, नई वीडियो तो नहीं कहूंगा, पुरानी वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपके सामने आया हूं। बातें वही होंगी, विषय भी सेम रहेगा, पर कुछ बातें नहीं होंगी। नई मतलब न्यू बातें होंगी। कुछ मैं नए तथ्य सामने रखूंगा और आपको उनसे वाकिफ कराना चाहूंगा कि पुरानी वीडियो के बाद मैं अब इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनको वो वीडियो अच्छी लगी, मेरा अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन अच्छा लगा। मैं अनस्क्रिप्टेड क्यों बोल रहा हूं, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जो भी पिछली वीडियो में कहा वो कहीं लिखा नहीं था, कोई मैंने तैयारी नहीं की थी। वो कंप्लीटली नेचुरल वीडियो था, वन टेक वीडियो था। आप वो चेक कर सकते हैं कि मैंने बार बार कोई रीटेक नहीं लिए थे उस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम। और इस वीडियो को भी कोशिश करूंगा कि मैं वन टेक ही करूं, बिल्कुल नेचुरल आपके सामने बोलूं। जो भी मेरे मन में है, जो भी चीज आपके सामने दिखाने के लिए मैं लेके आया हूं, वो नेचुरली आपके सामने पेश करूं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि काफी लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी, काफी लोगों को वो बातें अच्छी लगी। शायद मैंने कुछ परसेंट या कुछ हद तक सच कहा होगा, तभी वो वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा। कुछ हद तक नेचुरल रहा होगा ताकि सबको लगे कि कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी कहीं से सीख के नहीं आया था मैं। तो मैं बिल्कुल नेचुरल था और अनस्क्रिप्टेड था, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि ये वीडियो भी अनस्क्रिप्टेड रहेगा, ये वीडियो भी नेचुरल रहेगा, जो मैं अपने दिल से बोलना चाहूंगा। इसीलिए आपसे पिछली वीडियो की तरह गुजारिश करूंगा कि जिनको सच सुनने की आदत नहीं है, जिनको सही बात सुनने की आदत नहीं है, या जिनको लग रहा है कि इस वीडियो से वो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप वीडियो ना देखें, मैं गुजारिश करूंगा। आपने काफी लोगों को देखा है अपनी यूट्यूब वीडियो में या काफी वीडियो में बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं कहूंगा, मैं बल्कि ये कहूंगा कि अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं है या अनस्क्रिप्टेड या नेचुरल चीज देखने की आदत नहीं है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि आप ये वीडियो अभी पॉज करके बिल्कुल रिटर्न हो जाइए और ये कट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो काफी लोगों के रिएक्शंस आए थे, काफी लोगों की प्रतिक्रिया ही आई थी मेरे पास, इनबॉक्स आए थे, काफी लोगों ने मुझे विशेस किए थे, ब्लेसिंग्स दी थी कि थैंक यू सो मच दैट आपने भी सच सामने रखा, अपनी एक अनस्क्रिप्टेड और एक नेचुरल रिएक्शन सामने रखा। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ पहले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो उनमें काफी लोग ऐसे भी थे कि जिनको वीडियो अच्छी नहीं लगी, जिनको लोगों को शायद वो चीज अच्छी नहीं लगी। तो जैसे कि मेरे पास काफी अच्छे मैसेज भी आए, तो काफी बुरे मैसेज भी आए, काफी बुरे इनबॉक्स भी आए, जिनमें कि काफी कुछ मैं कहूंगा कि थ्रेट्स भी थे मेरे को। तो काफी लोगों ने, जैसे मैंने उसमें मेंशन किया था कि दैट वाज द पार्ट 1, वो पार्ट 1 था, तो शायद उनको लगा कि मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, कुछ प्रतिक्रियाएं आगे और तथ्यों के साथ आगे भी आऊंगा, जो कि सच था और सच है। मुझे काफी लोग रोकना चाह रहे थे और काफी नेचुरल लोग थे कि मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ। काफी ऐसे कि अननोन लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि थ्रेट्स थी, कंप्लीटली थ्रेट्स कहना चाहूंगा कि आप वीडियो अपलोड ना कीजिए, पार्ट 2 नहीं आना चाहिए, आप ये स्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन मत दे तो अच्छा रहेगा। वो सिर्फ ये था कि क्योंकि इस टॉपिक में सबसे बड़ी चीज है कश्मीर, सबसे बड़ी चीज है कश्मीर। तो एक एक रिएक्शन या एक एक्सपीरियंस तो मेरा ये था। दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने उस वीडियो के अपलोड करने के बाद कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी नजर है इंटरनेट पर, वीडियोस पर, मैं भी काफी चीजें देखता हूँ पूरे दिन में। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद मैंने काफी एक्सपीरियंस किया कि लोग कश्मीरी पंडितों में क्या कुछ कमी ऐसी रह गई है, क्या कुछ रीजन है कि 32 साल बाद भी शायद पूरे भारत को इस चीज का सच नहीं पता है, 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय नहीं हुआ है। वो रीजन क्या हो सकते हैं? तो इन्हीं तथ्यों के साथ थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा उन चीजों पे, शायद वो चीज कुछ समझ में आ जाए। और अगर ये लोग या कुछ लोग या कश्मीरी पंडित मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो शायद उस चीज से क्योंकि मैं शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं, या ये वीडियोस बनाना, ये रिएक्शन, अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन देना वन टेक के अंदर, ये शायद मेरी आदत नहीं है या मैं नहीं करता हूं। बट फिर भी ये मूवी, ये पिक्चर, ये सच्चाई मेरे दिल को छू गई, तो इसीलिए मैं शायद अनएक्सपीरियंस्ड वे में मैं आपसे कुछ कहूं, तो शायद वो चीज समझ लीजिएगा कि शायद वो चीज आपको समझ में आ जाए, तो शायद आपके लिए वो काम करे। तो
जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी उसके बाद मैंने काफी वीडियोस देखी, काफी प्रतिक्रियाएं जम्मू से आई, काफी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जम्मू में काफी प्लेसेस ऐसी बनाई गई हैं जहां पे कश्मीरी पंडितों को एक फ्लैट्स के तरीके से घर दिए गए हैं, जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे अपना वो बसर कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो वो उसको जगती कहा जाता है। वो जम्मू में कई जगहों पर है, रूपनगर में है और नगरोटा की तरफ में है। तो काफी ऐसी जगहों पर ऐसे फ्लैट्स बनाए गए हैं, एक सोसाइटीज बनाई गई हैं, नॉमिनल सोसाइटीज बनाई गई हैं, जहां पे ये कश्मीरी पंडितों को बसाया गया है और कश्मीरी पंडितों को जिंदगी बसर करने के लिए जगह दी गई। तो मैंने बीबीसी हिंदी जो एक चैनल है यूट्यूब पे, उसी उनकी वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। शायद मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं आपको वो पर्टिकुलरली एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आप एक बारी वो वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आगे की बात करूँ। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। थैंक यू सो मच फॉर द बीबीसी फॉर गेटिंग अस दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इंसान है जो ये कह रहे थे इस वीडियो के अंदर, वो जगती जो एक रिहायशी इलाका बनाया गया है कश्मीरी पंडितों के लिए, ये वहां के रहने वाले हैं, कश्मीरी पंडित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं उन चीजों के खिलाफ नहीं हूं जिनमें इस इंसान ने ये बताया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का या कश्मीरी सिखों का भी कश्मीरी सिखों के साथ भी अन्याय हुआ, वो भी अच्छा नहीं था। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मूवी या कोई भी ऐसी मूवी तक 32 साल के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्यों लोगों को पता नहीं है कि उस जो चीज 1990 में हुई थी उसके अंदर कश्मीरी पंडित भी एक हिस्सा थे और मेजोरिटी के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ? इस इंसान को मैं एक जवाब देना चाहता हूं, जो ये इंसान एक कश्मीरी पंडित होने के बाद जो कश्मीरी मुसलमानों का या कश्मीरी सिखों का नाम ले रहा है, मैं उस इंसान को ये जवाब देना चाहता हूं कि आपके लिए किसी इंसान ने क्या जवाब या सवाल उठाया क्या, या किसी ने जवाब दिया क्या? क्या कोई गवर्नमेंट आपके सामने आएगा या आज 32 सालों के बाद आप ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी और रिलीजन के लिए आप सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप जिस कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन लोगों को पनाह किसने दी? जो वो लोग वहां पे अन्याय कर रहे थे, उन लोगों को पनाह किसने दी? वो कैसे एंट्री करके कश्मीर के अंदर? क्या आपको वो पता नहीं है क्या? मैं आपको एक सच से वाकिफ करवाता हूं कि कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी सिख उन्हीं के साथ अपराध हुआ या उन्हीं के साथ अन्याय हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट या भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। या तो वो जॉब कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा थे, या कोई वो नौकरी कर रहे थे, या वो नौकरी पेशा थे, सरकारी स्कूल के मुलाजिम, या कुछ सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, वो मुसलमान या वो सिख, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये एक सच्चाई है, ये आपको माननी पड़ेगी। और एज ए कश्मीरी पंडित, अगर आप जगती में रहते हैं, मैं तो एक पंजाबी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं तो, पर अगर आज भारत देश का एक नागरिक या कोई भी यूथ आपके लिए आवाज उठा रहा है, आपके साथ खड़ा है, और आप ऐसे इंसान है कि आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो शायद मेरा सवाल जो कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पहले ये है कि क्या आपको 32 साल के अंदर आज भी न्याय इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपके अंदर एक यूनिटी नहीं है, आप एक साथ होके खड़े नहीं होते हैं? ये मेरा एक पहला सवाल है। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ, कश्मीरी सिखों के साथ गलत नहीं हुआ होगा, मैं मानता हूं, बट इतनी संख्या में वो लोग नहीं थे, इतनी संख्या में वो लोग नहीं थे। क्या मैं ये बात यहां पे रख सकता हूं कि आटे में घुन भी पिसता है? तो क्या मैं ये बात समझ सकता हूं इस सिचुएशन के साथ? तो नेचुरल सी बात है, जो वहां पे मूवमेंट चालू हुआ था आजादी का, जो मूवमेंट वहां सेपरेटिस्ट ने चालू किया था, उसके अंदर चाहे वो सिख हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, जो भी उस मूवमेंट के खिलाफ जाएगा, ना कि कश्मीरी पंडितों के साथ जाएगा, जो भी उस मूवमेंट के साथ मूवमेंट के खिलाफ जाएगा, जो भी उन सेपरेटिस्ट की आवाज के खिलाफ जाएगा,
वही लोग थे जो मरे थे, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, फिर चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, फिर चाहे वो कश्मीरी सिख हो। पर मैं आपसे एक चीज का सच बोलना चाहता हूं, जिसको कान खोल के आप ये सुनना चाहें, सुनने समझने की कोशिश कीजिए। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने की वजह सिर्फ ये थी कि वो कश्मीरी पंडित हैं, पर कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीर से निकालने की वजह ये नहीं थी कि वो कश्मीरी मुसलमान हैं। उसकी वजह ये थी कि वो उस मूवमेंट के खिलाफ थे, वो कश्मीरी पंडितों का या तो साथ दे रहे थे, या तो वो उन सेपरेटिस्ट के जो वो टारगेट थे कश्मीर को लेके उनके खिलाफ, ना कि वो कश्मीरी मुसलमान। तो ये सुनने और समझने की शक्ति रखिए, और मेरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसको भी समझने की शक्ति रखिए कि आपको 32 साल तक अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। आज भी इस देश में जो 150 करोड़ लोग हैं, शायद ही 25 से 30 करोड़ लोग इस चीज को जानते होंगे। आज भी 32 साल के बाद भी शायद बहुत सारी जनता को यह नहीं पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में क्या हुआ था। 3 लाख, 5 लाख या 2 लाख ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है। एक दिन, एक रात में इतनी संख्या के लोगों का, एक ही रिलीजन के लोगों का एक ही जगह से, अपनी जगह से निकलना, यह बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ जो सिचुएशन हुई, क्यों इसको एक जेनोसाइड बोला जाता है, क्यों इसको एक नरसंहार बोला जाता है, क्यों? कौन थे वो लोग? मैं वो सवाल कश्मीरी पंडितों से पूछना चाहता हूं, कौन थे वो लोग? या इस पर्टिकुलर इंसान से पूछना चाहता हूं कि कौन थे वो लोग जो उन सेपरेटिस्ट जैसे लोगों को उधर पनाह देके बैठे थे? कैसे वो लोग पैदा हो गए? चलो, मेरा ये इशारा तो काफी रहेगा, इस इंसान तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए, मेरा इशारा काफी रहेगा इतना बोलना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं, पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो से वाकिफ कराना चाहता हूं, तो अगली वीडियो ये होगी। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल कुछ कश्मीरी संस्थाओं ने, पंडित संस्थाओं ने हमारे जम्मू के मीडिया के लोगों को टेररिस्ट बोला प्रेस क्लब के बाहर। मैं जम्मू के मीडिया से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये जो संस्थाएं थी कश्मीरी पंडितों की, इनकी दोबारा कभी कवरेज ना की जाए। हाँ, अगर ये पब्लिकली मीडिया के आगे नाक रगड़ते हैं, जमीन पर माफी मांगते हैं, तब इनको माफ किया जाए, अदरवाइज इनको माफ ना किया जाए। मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि ये 40 साल कश्मीर में रहे, कश्मीर के मुस्लिम्स जो है वो इनसे 100 दर्जे अच्छे हैं। उन्होंने तंग आकर इनको कश्मीर से भगाया। आज ये जम्मू में आकर अभी 29 साल भी नहीं हुए, ये अपना रंग रूप जम्मू वालों को दिखाना शुरू हो चुके हैं। ये ना हो कि 29 साल पहले डोगरों ने आपको गले लगाया था और जो आपकी हरकतें शुरू हो चुकी हैं, कहीं आपको यहां से भगाना ना हमें पड़े। आपका ये हशर हो चुका है कि जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद करते हो। ये छेद करने की जो हरकतें हैं, इसको छोड़ दीजिए। और तीसरी बात मैं इनकी आपको बता देना चाहता हूं, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट बॉम्बे, गोवा या पूना बाहर रहते हैं, वो हर साल जम्मू में आते हैं, साल में एक बार आते हैं और अपना राशन कार्ड राशन डीलर को बेचकर उससे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूं, इस चीज की सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि मुझे डाउट है कि इनके पास एक एक नहीं 2-2 राशन कार्ड हैं। एक तो बॉम्बे का, एक कश्मीर का माइग्रेंट राशन कार्ड। ये बॉम्बे में भी राशन ले रहे हैं और कश्मीर का भी राशन यहाँ पर आके अपना राशन कार्ड बेचते हैं और तो उनसे राशन डीलरों से पैसा लेते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? ये होता है जब किसी भी संगठन में यूनिटी नहीं होती। तो आपको जो मैंने पहली वीडियो दिखाई थी, उसमें अपने से हटके आप किसी और के लिए ध्यान दे रहे हो, और आपके सामने दूसरी वीडियो है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे?
क्या आपको किसी एक्सपीरियंस या किसी बुद्धिजीव की जरूरत है बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों का टारगेट क्या है? ये जो वीडियो मेरा पार्ट 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है कि आपका टारगेट है क्या? आप यूनिटी नहीं है, नहीं दिख रही लोगों को यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। क्या आप पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि क्या आप इतने पढ़े लिखे थे या क्या आप बहुत एलीट क्लास थी आपकी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और जो उस दौरान हुआ उस माइग्रेशन के बाद भी अब जो आप 30 साल बाद या 20 साल बाद जो आपकी जनरेशन फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, क्या वो रीजन है? मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था, पूछा भी था आपसे, क्या वो रीजन है कि आपको अभी तक न्याय में नहीं मिला? क्या गवर्नमेंट की नजर इस चीज की, इस सिचुएशन, इतनी बड़ी जो चीज हो गई, सच्चाई जो थी इस मूवी के माध्यम से इस भारत देश तक पहुंची, क्या वो रीजन था? पर नहीं, वो रीजन भी हो सकता है पर कंप्लीटली वो रीजन नहीं है। कुछ तो कमी आप कश्मीरी पंडितों में भी है, क्योंकि मैंने सबसे पर्सनली, मैं अगर बोलना चाहूं, मैंने पर्सनली फील किया कि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। आपके अंदर, आप अगर एक कश्मीरी संगठन है, आप एक कश्मीरी पंडितों का संगठन है, तो पूरे कश्मीरी पंडितों के संगठन का एक टारगेट नहीं है, एक टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी कमी यही है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाकी कोई भी रिलीजन हो, कोई भी तमका हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि अलग अलग संगठन अगर बने हैं, अलग अलग सोच विचार के संगठन का मतलब यह होता है कि एक संगठन की एक सोच, एक टारगेट, चाहे तरीके कितने भी हो पर टारगेट एक होता है। पर अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोगों का संगठन तो चाहे एक है बट टारगेट अलग अलग है, टारगेट अलग अलग है आप लोगों के। जब टारगेट अलग अलग होते हैं तो सब आपके ऊपर फिर सवाल पूछते हैं। अगर इस मूवी ने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी है तो आप लोगों को एक यूनिटी बन जानी चाहिए, एक संगठन के तौर पे एक सामने आ जाना चाहिए अब कि हमें न्याय चाहिए, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से, बिल्कुल शांति भरे तरीके से, जो कि 1990 से लेके अभी तक आपने बिल्कुल शांति का एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आपको सामने आ जाना चाहिए। पर चूंकि कि आपका सब लोगों का टारगेट अलग अलग है, तो शायद आप बाकी लोगों का भी इंतजार कर रहे हैं, शायद आप किसी अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो रीजन हो सकता है, वो आप जानते हो। पर कुछ लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो लोग मुझे पार्ट 2 वीडियो, इस वीडियो का दूसरा भाग डालने से रोक रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो तो सबसे बड़ा जवाब है। और दूसरी बात, आवाज को कोई रोक नहीं सकता, प्लेटफॉर्म आपके पास भी है, प्लेटफॉर्म हमारे पास भी है, तो जब भी चाहे, जिस भी समय चाहे, आप मेरे को बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं लाइव आ जाऊंगा। और मैं अच्छे तरीके से, पिछली वीडियो में तो मैंने ये बोलना चाहा था कि मैं डिबेट नहीं चाहता हूं, क्योंकि डिबेट इज ट्रूली कॉल्ड एज ए जस्टिफिकेशन, यू आर प्रोटेक्टिंग टू दो सेपरेटिस्ट। आप प्रूव कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो उन सेपरेटिस्ट के टारगेट्स का, उन मिलिटेंट्स का, या उन आतंकवादियों को, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो, उनको रोक रहे हो, या उनको दिखा रहे हो कि उनके रीजंस क्या थे वो बनने के। सेपरेटिस्ट का रीजन क्या था सेपरेटिस्ट बनने का, आतंकवादी का रीजन क्या था आतंकवादी बनने का। देखिए, एक होता है साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी के साथ प्ले नहीं कर सकते। ये देश बदल चुका है, इस देश के नौजवान बदल चुके हैं, और काफी ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं। ये पिक्चर पहली थी, शायद वो पहली रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी काफी उस दौरान की पिक्चरें बनी हैं। अगर मैं 2 मूवीज का नाम लूं आपको, या 2 पिक्चरों का नाम लूं, आपको भी पता होगा। अगर मैं चाहूं कि पहले आपको मैं बता दूं कि हैदर मूवी भी उस दौरान की मूवी है। कहां पे कश्मीरी पंडितों का नाम है। क्या आपको उन चीजों का बुरा नहीं लगता, या क्या आपको उन चीजों का दुख नहीं होता कि उस दौरान की मूवी बनते हुए भी आप लोगों का जिक्र नहीं है? क्या कश्मीरी पंडितों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाला गया था क्या? हैदर मूवी बनी थी, उसमें कश्मीरी पंडित का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, शिकारा मूवी बनी गई थी, उसके अंदर मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, हॉल्स के अंदर विरोध हुआ है कि उस दौरान की मूवी के अंदर सिर्फ लव स्टोरी दिखाई गई है, कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। और हमारे यहाँ पे जगती में रहने वाले कश्मीरी पंडित, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई,
उनको परवाह है कि शायद कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हुआ, कश्मीरी सिखों के साथ भी हुआ, जिसके खिलाफ मैं भी नहीं हूं, पर एक कश्मीरी पंडित होने के बावजूद आपको अगर अभी तक न्याय नहीं मिला है, एक दूध में से मक्खी की तरह निकाला गया है, तो शायद आपको अपने लिए आवाज सबसे पहले उठानी चाहिए कि जो आपके साथ अन्याय हुआ उस चीज का न्याय आपको कब मिलेगा, या आप वो न्याय की उम्मीद कब तक रखना चाहोगे। एक आतंकवाद होता है जो कश्मीर में चल रहा है या कश्मीर से में चलता आया है अभी तक जो चल रहा है, और एक आतंकवाद होता है पॉलिटिकल टेररिज्म। ये वर्ड में, ये शब्द मैं काफी सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, पॉलिटिकल टेररिज्म। ये इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉलिटिकल टेररिज्म किसे कहते हैं? वो उसे कहते हैं कि जो पीछे से इशारा करवा के चीज करवाई गई हो, पीछे से बोला गया है, पीछे से जो एक आग लगाई गई है और जो हम जैसे लोग उस आग को हवा देते हैं, उसे कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। पीछे रह के उन बुद्धिजीवी लोगों ने, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास वो एक सीट है, जिनके पास पावर है, वो लोग भड़काते हैं, वो लोग चिंगारी लगाते हैं और वो लोग इशारा करते हैं, वो लोगों का ऑर्डर आता है और हम जैसे लोग उन चीजों पर, उन आग पर हवा देते हैं, पेट्रोल देते हैं, घी डालते हैं। सो वो चीजें बोलती हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। इन दो चीजों में आपको फर्क समझना चाहिए कि कौन सा टेररिज्म किस तरीके से फैलाया जाता है। हर तरीके का टेररिज्म गलत है, पर किस टेररिज्म को किस तरीके से देखना चाहिए। टेररिज्म का सिर्फ एक रूप नहीं होता कि किसी देश से उठ के किसी देश में एक टेररिस्ट आया, मारदाड़ करी और खत्म। एक टेररिस्ट हमारे देश में भी पल रहा है, एक टेररिस्ट कॉलेजेस में भी पल रहा है, एक टेररिस्ट हर लेवल में, हर कैटेगरी में एक ना एक टेररिस्ट है जो इस देश को काफी अंदर तक नुकसान दे रहा है। जिसमें से पॉलिटिकल टेररिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो सामने रह के नहीं भड़काई जाती है, सामने रह के नहीं की जाती। वो एक बिल्कुल अनवेरिफाइड चेहरा होता है, जो कि बहुत बाद में, जब एक टेररिज्म का रिजल्ट आता है, उस चीजों के बाद में वो चेहरा सामने आता है। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते भारत देश का इतना नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान होता है उस देश का, हमारे देश का, कि कोई समझ नहीं पाता या कोई बेयर नहीं कर पाता। जैसे हम हर टॉपिक को या हर टेररिज्म को या हर सेपरेटिस्ट को या हर इंसान को जो इस देश के खिलाफ बोलता है, उसको हम इस देश का दुश्मन समझते हैं, वैसे ही इस पॉलिटिकल टेररिज्म को भी आज के समय में हमें समझना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे जो आपको दिमाग दे रहे हैं, आपके पीछे जो इस चीज पर वर्क कर रहे हैं, आपके पीछे जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, उन लोगों का टारगेट क्या है, उन लोगों का, उनको जाना कहां है, उनको करना क्या है। So I request everyone to please do not be any kind of a remote control. Do not become a remote control of anyone, so that anyone can control you by their buttons. So आप एक इस तरीके के इंसान ना बनिए कि आपको कोई और कंट्रोल करे। तो हर चीज की एक जानकारी पूरी रखिए कि आपसे जो चीज करवाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे एक कारण क्या है, उसको चाहिए क्या उस चीज से, वो चीज का टारगेट क्या है, रिजल्ट क्या होगा। ये चीजों की समझने की, सोचने की आजकल के भारत के नौजवानों को काफी इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। और पॉलिटिकल टेररिज्म की जो मैंने बात करी, प्लीज उसके बारे में विचार कीजिएगा, समझिएगा, सोचिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि ये भी एक अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन था, वन टेक रिएक्शन था। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप इस चीज को शेयर कीजिए, इस वीडियो को हद से हद शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई, शायद ये जगती के मेंबर हैं, वहीं रहने वाले हैं, ये वीडियो वहां तक पहुंचनी चाहिए, ये वीडियो पक्के तरीके से वहां तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि किसके लिए आपको क्या बोलना चाहिए और किसकी केयर टेकिंग आपको सबसे पहले करनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं
इस वीडियो से अलविदा कर लेता हूं और सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस देश को बदलने की जरूरत है और ये देश खड़ा हो रहा है, उस बदलने की सीढ़ी पे आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब ये देश ये मांग कर रहा है कि आप क्या चीज अपने सामने देखना चाहते हो, क्या चीज के बारे में बोलना चाहते हो और क्या चीज आप करना चाहते हो। इन 3 चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखिए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना भाग दीजिए। पर्सनल लाइफ और पर्सनल तरीके से लाइफ जीना भी एक पार्ट है, बट जिस देश का आप नमक खा रहे हैं, अगर आप उस देश के लिए 1% भी कुछ कर लेंगे तो शायद आपकी आने वाली पीढ़ी का बहुत अच्छा भला हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. If you think that this video is profit for you, I request you to please share this video as much as possible. If you don't think that this video is no profit for you, so I request you, a kind and humble request to you, please don't watch this video, don't comment, don't like, don't do anything with this video. Please skip this video and delete it. Thank you so much. This is Karthik. Jai Hind.